राजू सिंह आईएएस चैनल में मैं राजू सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। इको मेंस क्वेश्चन आंसर के सीरीज में ये चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा। 2013 में यूपीएससी का सिलेबस मेंस का बदला था। उस समय से लेकर 2013 से लेकर 2019 तक के सभी प्रश्नों का मैं यहाँ पर फॉर्मेट नहीं, लिखित उत्तर आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी तक 3 क्वेश्चन के आंसर बता चुके हैं और इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ता रहेगा। जो लोग हमारे इस राजू सिंह आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे जब भी नए क्वेश्चंस का आंसर आएंगे या और वीडियो क्वालिटी वीडियो आएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत इससे पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धांतों से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छा था। जब आया तो लोगों को चक्कर आ गया कि योजना आयोग किस तरीके का मेथड फॉलो करती थी, जबकि वर्तमान में नीति आयोग किस तरीके का सैद्धांतिक तौर पर काम करती है। यही इसमें अंतर बताना था। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर कर रहा हूं, देखिएगा। पहले थोड़ा सा कैसे करना है, दोनों में अंतर दिखाना है। और अंतर अगर कॉपी पर लिखा जा सके तो 2 भागों में बांटकर योजना आयोग नीति आयोग ऐसे लिखा जा सकता है। और कोई जरूरी भी नहीं है, अगर आप चाहें तो एक एक करके एक एक मुद्दे उठाते जाइए और पहले योजना आयोग फिर नीति आयोग, योजना आयोग फिर नीति आयोग, इस तरह से भी लिखा जाता है। 2 भागों में बांट कर लिखने से थोड़ा पिक्चर क्लियर होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं। ये ना समझिएगा कि इस तरीके से ही लिखने से ज़्यादा नंबर मिलेगा, बातें सही होनी चाहिए। तो पहले हम लोग पृष्ठभूमि दे रहे हैं थोड़ा सा कि कब ये नीति आयोग आया है। एक बात जानिएगा, वैसे कुछ बातें मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं और जो आंसर करना है एक्यूरेट वो तो यहां लिखा हुआ है। योजना आयोग को लेकर के काफी शिकायतें हो रही थी, वो चाहे कांग्रेस की सरकार में हो और वर्तमान एनडीए सरकार ने इसको रिप्लेस किया। तो इस पे ये नहीं सोचना है कि ये वर्तमान एनडीए सरकार का एजेंडा था। कांग्रेस के जमाने में भी योजना आयोग पर प्रश्न खड़े किए गए थे। श्री मनमोहन सिंह जी ने कई बार प्रश्न उठाए थे, लेकिन कोई आमूल चूल परिवर्तन उसमें नहीं किया गया, चलने दिया गया था। और यहां पर इन्होंने इसको क्या किया कि पूरी तरह से एक नए नाम के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इस संस्था को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये मूलभूत बातें हैं। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। तब की परिस्थिति अलग थी, उस परिस्थिति के हिसाब से उसका गठन किया गया था। लेकिन उस परिस्थिति के कारण से ही योजना आयोग काफी केंद्रीकृत सत्ता के रूप में विकसित हो गई थी और उसके उसी क्रियाविधि के वजह से भी उस पर काफी आलोचनाएं होती थी। एक तो फंड बांटने का दायित्व तो उसको दिया गया था और फंड बांटने को लेकर के राज्यों की तरफ से तमाम विरोध जताए जा रहे थे, तब जबकि केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकार हो। उस जमाने में केंद्रीकृत की प्रवृत्ति ज्यादा होती थी क्योंकि देश स्वतंत्र हुआ था और देश को एकजुट बनाए रखने के लिए केंद्रीय सत्ता को ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन समय के साथ परिस्थिति में बदलाव हुआ, विकास में कई भागीदार आ गए, जैसे राज्य अब विकास में प्रमुख भूमिका निभाने लगे। इसी तरीके से 1991 के बाद एलपीजी के मॉडल आने पर निजी क्षेत्र भी हमारे विकास में एक अहम भूमिका अदा करने लगे। इसी तरीके से 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद थर्ड स्टेज पर पंचायत और म्युनिसिपल के रूप में, स्थानीय शासन के रूप में यहां भी एक विस्तार हुआ। तो कहने का अर्थ यह है कि परिस्थितियां बदली थी और उस बदले हुए परिस्थिति में योजना आयोग के स्वरूप में बदलाव नहीं हुआ, इसीलिए एडजस्टमेंट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए शिकायत आ रही थी। तो ये इसके पीछे का लॉजिक बता रहे हैं, उत्तर में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न ये नहीं पूछा गया है जो हमने अब तक आपको बताया।
हम यही आपको सिखाना चाहते हैं कि आप जो जानते हैं यह जरूर उसको आपको उत्तर में नहीं लिखना है कि हम ये जानते हैं इसलिए लिख देते हैं। नहीं नहीं, जो प्रश्न में पूछा गया है सिर्फ हमें उसी का उत्तर देना है। ये नहीं कि हमको ज्ञान है तो हम जो चाहे सो रख देंगे, फिर बात बिगड़ जाएगी। ये मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए यूज कर रहा था। अब सही उत्तर यहां से आगे बताने चल रहे हैं। भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जनवरी 2015 को एक प्रस्ताव द्वारा, कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा एक थिंक टैंक के रूप में, थिंक टैंक का मतलब विचारक, यानी एक ऐसी संस्था जो विविध समस्याओं पर अपनी विशेषज्ञ सलाह दे सरकार को। उसकी अपनी कोई भूमिका नहीं होगी, उसकी भूमिका सिर्फ इतना होगा कि वह विभिन्न मुद्दों पर विचार करे, दुनिया के में लिए गए स्टेप्स ऐसी समस्याओं पर कैसी रही, क्या उपलब्धि रही, विभिन्न टेक्नोक्रेट्स की सहायता से। सबसे बड़ी बात कि नीति आयोग के काम में यह है कि हर विषय के लिए वह सूचकांक बना रहा है, यानी पहले उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाए और उसके हिसाब से उसमें पहल किए जाएं। तो ये सारा विशेष काम करती है, इसीलिए इसको हम थिंक टैंक कहते हैं। पहले हमने थिंक टैंक शब्द को समझ लिया। थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ये तो आप थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। अब सवाल है कि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच के अनुसार सबके लिए एक समान योजना लागू करती थी, यानी योजना के द्वारा पूरे देश के लिए एक समान योजना बनाई जाती, ठीक है, और उसको पूरे देश में लागू किया जाता, इसीलिए इसको टॉप डाउन कहा गया। लेकिन आप जानते हैं कि एक ही जूता सब में फिट नहीं बैठता है, यानी इतने बड़े देश में सभी क्षेत्र की समस्याएं एक समान नहीं हो सकती। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग समस्या है, और अगर एक ही समाधान से सब समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो वो सेट नहीं बैठेगा। इसीलिए टॉप डाउन अप्रोच के स्थान पर नीति आयोग ने बॉटम अप अप्रोच अपनाया, ताकि क्षेत्रीय समस्याओं को प्रतिनिधित्व मिल सके और उस समस्या का समाधान हो सके। वैसे थोड़ा सा यहां नहीं लिखना है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10वीं पंचवर्षीय योजना से थोड़ा थोड़ा क्षेत्रीय योजनाओं को लेकर के योजना आयोग भी आगे बढ़ी थी, लेकिन वह व्यापक नहीं था, बहुत ही आंशिक था, जिसकी बड़े पैमाने पर जरूरत थी। उसी जरूरत को पूरा किया यहां पर नीति आयोग ने। एक टॉपिक। दूसरा है, यह हमारा ऑनलाइन लाइव पेड कोर्स है, मॉड्यूल कोर्स जीएस का, इकोनॉमी प्री प्लस मेंस। 120 आवर्स में पूरा एग्जॉस्ट यानी कॉम्प्रिहेंसिव कवर किया जाएगा, ठीक है। 6000 रुपीज इसकी फी है। इसी तरह से पॉलिटी प्री प्लस मेंस, ये भी उतना ही टाइम का है और उतनी ही फी है। और थर्ड है आईआर सोशल इशू और इंटरनल सिक्योरिटी। ये पूरे तीनों को मिलाकर एक बंच बनाया गया है, और ये भी टाइम और मनी के दृष्टिकोण से वैसे ही है। 9871115460 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इस ऑनलाइन लाइव पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। चलिए, योजना आयोग के अंतर्गत थिंक टैंक की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि नीति आयोग घरेलू तथा विदेशी विशेषज्ञों को मिलाकर एक ज्ञान केंद्र बनाया है और चिंतन के रूप में सरकार के सभी स्तरों पर अपनी रणनीतिक विशेषज्ञता उपलब्ध करा रहे हैं। यानी इसमें यह भी प्रयास किए गए हैं कि विदेशों में किस तरीके से भारत की समस्या जैसी समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए और वहां पर क्या रिजल्ट रहा। अगर वहां सफल हुआ है तो हमें उसे अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। देश के अंदर भी आप देखेंगे तो यही चीज है। अगर किसी विषय पर, जैसे पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है, स्वच्छता हो, इन सब पर इंडेक्स फ्रेम किए जा रहे हैं, और उनमें जो राज्य सबसे अच्छी पोजीशन दिखलाती है, उस राज्य ने कैसे क्या किया है, यह उस पिछड़े राज्य को सीखने में कोई बुराई नहीं। वह अलग से एक एक्सपेरिमेंट करे, उससे अच्छा कहीं पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है उसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो यही है, योजना आयोग के अंतर्गत थिंक टैंक की कोई व्यवस्था नहीं थी,
जबकि नीति आयोग घरेलू तथा विदेशी विशेषज्ञों को मिलाकर एक ज्ञान केंद्र बनाया हुआ है और चिंतन के रूप में सरकार के सभी स्तरों पर अपनी रणनीतिक विशेषज्ञता उपलब्ध कराते हैं। योजना आयोग केंद्रीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण कर राज्यों द्वारा उसका अनुमोदन क्रियान्वयन करवाता था। आप जानते हैं कि योजना आयोग योजना बनाती, एनडीसी के अंदर उसका अनुमोदन किया जाता और फिर राज्यों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता। यही सिस्टम था। जबकि नीति आयोग में यह सिस्टम बदला हुआ है। नीति आयोग राज्यों को पूरा भागीदार बनाना चाहती है योजना के निर्माण में और राष्ट्रीय विकास में बराबर का भागीदार बनाकर उनकी भूमिका को शक्तिशाली तथा सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है। आप जानिए कि भारत की जो शासन की प्रणाली है उसमें सहकारी संघवाद को महत्व दिया गया है, लेकिन शुरू में हम लोग इसको पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। सहकारी संघवाद का मतलब होता है, संघवाद का यहां तात्पर्य है दो स्तरों पर सरकार, केंद्र और राज्य के। आजकल अगर बात करेंगे तो ये 3 स्तर भी हो चुके हैं। तो ये तो हुआ संघवाद और दूसरा हुआ सहकारी, यानी अगर 2 तत्व हैं केंद्र और राज्य, तो ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करके देश का उत्थान, देश के लोगों का उत्थान करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 258 में और 258 ए में केंद्र राज्य संबंध भाग 11 आप लोग पढ़ रहे होंगे और भाग 11 के भाग ख यानी पार्ट बी में यह आर्टिकल आता है 258 और 258 ए, यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने पर बात की गई है। वैसे तो नीति आयोग ने आजकल प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की बात की है, यानी उन राज्यों के अंदर एक प्रतिस्पर्धा पैदा किया जाए कि कौन इस मुद्दे पर आगे निकल सकता है और इसके लिए वो प्रयास करे और फिर उसके बाद इंडेक्स बनाए जाते हैं और देखा जाता है कि किस राज्य की क्या उपलब्धि है। यह राज्यों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। और इसी तरह से केंद्र राज्य के बीच भी प्रतिस्पर्धा हो कि केंद्र कितनी विकास के लिए कार्य कर रही है और राज्य उससे भी आगे बढ़ चढ़ करके विकास के लिए कार्य कर रही है। तो यह हुआ प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद, यानी एक दूसरे का सहयोग करना है और विकास के लिए प्रतिस्पर्धा करना है, जिसका अल्टीमेट लाभ देश को होता है, देश के नागरिकों को होता है। इसी थीम पर नीति आयोग काम कर रही है। लिखने के लिए तो बहुत संक्षेप में लिखा जाता है, लेकिन आपकी समझ उसके पीछे बहुत ज्यादा होती है। आप जितना जानते हैं उसका अगर 10% भी लिख दे परीक्षा हॉल में व्यवस्थित करके, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन विद्यार्थी क्या है कि अभ्यास में नहीं रहता कि हमको कैसे अपनी बात को रखनी है अति संक्षेप में, या तो वह बहुत ज्यादा किसी एक ही पॉइंट पर ढेर सारी 100 शब्द खर्च कर दिया और बाकी बातों के लिए कम शब्द खर्च किया, है ना। बचे हुए शब्द में वह 4 पॉइंट लिख रहा है और एक टॉपिक पर 100 शब्द लिख रहा है। यही डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, इसी को केयर करना है। चलिए, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना के मॉडल का अनुसरण करता था। चूंकि हम लोगों ने रशिया की साम्यवादी प्रणाली को फॉलो किया था और वहां से हमने पंचवर्षीय योजना को फॉलो किया, जबकि वही नीति आयोग ने योजनाओं का क्रियान्वयन के लिए 3 भागों में बांटा है। जैसे 3 वर्ष के लिए कार्य योजना, यानी 3 साल का जो है कार्य योजना बना ले हर क्षेत्र के लिए, और 7 वर्षों के लिए रणनीतिक योजना, स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और 15 वर्षों के लिए विजन दस्तावेज। ये विजन दस्तावेज इसलिए कि हमको कहां पहुंचना है, ये एक लंबे समय में इसको तय किया जाए, क्योंकि भारत में जो समस्याएं हैं वो दीर्घकालिक समस्याएं भी बहुत सारी हैं, चाहे वह ऊर्जा की हो, चाहे वह बेरोजगारी की हो, चाहे वह गरीबी की हो। तो एक हम लंबा टारगेट लेकर के और फिर उसको टुकड़े में बांट करके इसको प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए इसको इस रूप का रखा है, 3 वर्ष कार्य योजना, 7 वर्ष रणनीतिक योजना, 15 वर्ष के लिए विजन दस्तावेज।
योजना आयोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा ये तय करती थी, ठीक है, और प्रत्येक राज्य को उनकी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए कितना पैसा दिया जाए ये भी तय करती थी। जबकि नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में काम करना है। आप विचार करिए, पैसे बांटने का जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इस पैसे न बांटने के कार्य की वजह से जो सबसे बड़ा लाभ मिला है वो राज्यों का विरोध नहीं है। पहले इसी मुद्दे पर ज्यादा टकराहट होती थी। तो नीति आयोग वित्त का बंटवारा नहीं करती है। वित्त की अब सारी जिम्मेदारी वित्त आयोग के ऊपर होगा। जो भी पैसा बांटना है वो वित्त आयोग के ऊपर होगा। ये बात दिगर है कि पैसे वित्त मंत्रालय से दिए जाते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन जो है वह वित्त आयोग के माध्यम से। इसीलिए आप देखिए कि पहले के योजना और गैर योजना के क्लासिफिकेशन मॉडल को भी समाप्त कर दिया गया है। अब केवल राजस्व और पूंजी दो ही बंटवारे होते हैं। तो ये सब भी चेंज किया गया है इस नए पहल के अंतर्गत। और लास्ट में आप लिख रहे हैं निष्कर्ष है कि, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन 2-3 शब्द बचाने के लिए हमने लिखा निष्कर्ष है कि नीति आयोग शासन के संघीय स्वरूप को वास्तविक अर्थों में लागू करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो योजना आयोग के समय नहीं हो पाया था। ठीक है, शासन के संघीय स्वरूप को वास्तविक अर्थों में, यानी यहां मंतव्य क्या है, राज्य को मजबूत करके देश को मजबूत करना, टीम इंडिया की भावना से काम करना, इसी बात के लिए यह प्रयासरत है। आप देखिए कि पहले एनडीसी के अंदर केंद्र और राज्य अलग अलग ढंग से बैठते थे, लेकिन अब जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है उसमें सब लोग एक समान स्तर पर बैठते हैं, चाहे वो केंद्र के प्रतिनिधि हों या राज्य के प्रतिनिधि हों। इससे केंद्र और राज्य के बीच का जो एक फासला बना के रखा गया था उसको भी समाप्त किया गया है इस व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न का उत्तर। इसी तरीके से सोच करके बहुत सरल ढंग से इस बात को लिखी जाती है। यही है मेंस के उत्तर लिखने का तरीका। ये हमारी नई पुस्तक जो आने वाली है, और राजू सिंह IAS चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।